अब देखो दोस्तों आगे, अब जो अंतःस्रावी तंत्र है ना, इसमें अध्ययन किसका होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन होता है दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन होता है इसमें, समझ गए ना? अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन होता है किसमें? अंतःस्रावी तंत्र में। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र में। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों का यह अध्ययन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का यह अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है, समझ गए? एंडोक्राइन का मतलब हो गया अंतःस्रावी, और लॉजी यानी लोग्स, और लोग्स का मतलब क्या हो गया? अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। अब देखो, तो अब जो हमारा शरीर है उस पर नियंत्रण, हमारे शरीर पर नियंत्रण कितने तंत्र कर रहे हैं? 2 तंत्र कर रहे हैं। पहला तंत्र कौन सा है बताइए? पहला तंत्र है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पहला तंत्र कौन सा है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र। और दूसरा तंत्र कौन सा है? अंतःस्रावी तंत्र। दूसरा कौन सा है? अंतःस्रावी तंत्र। समझ गए? तंत्रिका तंत्र और 2 नंबर हो गया अंतःस्रावी तंत्र। अब देखो, अब ये जो तंत्रिका तंत्र है इसका अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी, गौर फरमाना दोस्तों, क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। ठीक है, हाँ, तो न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। इसी प्रकार अपन बात करें कि ये जो अंतःस्रावी तंत्र है, ये जो अंतःस्रावी तंत्र है इसका अध्ययन, समझ गए ना? अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा? अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, समझ गए? क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। अब इन दोनों के अध्ययन को, इन दोनों के अध्ययन को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, गौर करो दोस्तों, इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलेंगे? इन दोनों का सम्मिलित रूप से एक साथ अध्ययन, इन दोनों का सम्मिलित रूप से एक साथ अध्ययन क्या कहलाएगा? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की, या अंतःस्रावी ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों को आगे पढ़ने के लिए अपने को बात करनी पड़ेगी कुछ उससे जुड़े हुए इतिहास एवं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की। ठीक है, उसकी बात करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, फिर अपन आगे शुरू करेंगे किसे? अंतःस्रावी तंत्र को। तो स्टूडेंट्स, मैं सोच सकता हूं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज अपना मेन थे क्या है? अंतःस्रावी तंत्र। अब देखिए अंतःस्रावी तंत्र में कुछ महत्वपूर्ण पदों की बात करने जा रहा हूं। हाँ देखो, तो अपन ने क्या पढ़ा? अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। गौर करो, दोबारा से देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंडोक्राइनोलॉजी। समझ गए? एंडोक्राइनोलॉजी। अब आगे बात करें एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक, इसे अपन हिंदी में क्या बोल देंगे? अंतःस्रावी विज्ञान बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अंतःस्रावी विज्ञान बोल देते हैं।
ठीक है, तो एंडोक्राइनोलॉजी के जनक, हाँ एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? थॉमस एडिसन। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? थॉमस एडिसन। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन याद रह जाएगा ना। एंडोक्राइनोलॉजी के जनक कौन है? थॉमस एडिसन है दोस्तों। अब यहाँ पे एक शब्द आता है दोस्तों अंतःस्राव। कौन सा शब्द आता है? अंतःस्राव, जिसे बोलते हैं इंटरनल सिक्रेशन। इंटरनल सिक्रेशन, ठीक है। देखो अंतःस्राव, ठीक है, अंतःस्राव जिसे बोलते हैं इंटरनल सिक्रेशन। इंटरनल सिक्रेशन, इंटरनल सिक्रेशन शब्द का, इंटरनल सिक्रेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इंटरनल सिक्रेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इंटरनल सिक्रेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्लॉड बर्नौड ने। किसने किया था? क्लॉड, या क्लॉड बोल दे या क्लॉड बोल दे, क्लॉड बर्नार्ड, क्लॉड बर्नार्ड। अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्लॉड बर्नार्ड ने किया था। समझ गए? किसने किया था? क्लॉड बर्नार्ड ने। आगे बात करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। अब आगे बात है हार्मोन। हार्मोन, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग याद रखना है स्टार्लिंग। क्या याद रखना है? स्टार्लिंग, नोट डार्लिंग, दिस इज स्टार्लिंग। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? स्टार्लिंग याद रखना है, स्टार्लिंग। ठीक है, स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था? स्टार्लिंग ने किया था। अब ये स्टार्लिंग और इसके एक दोस्त थे विलियम एम बेलिसिस। कौन थे? विलियम एम बेलिसिस। देखो स्टार्लिंग व विलियम एम बेलिसिस, स्टार्लिंग एवं विलियम एम बेलिसिस, स्टार्लिंग एवं विलियम एम बेलिसिस। ठीक है, स्टार्लिंग एवं विलियम एम बेलिसिस ने सर्वप्रथम किसकी खोज की? हार्मोन की खोज की। सर्वप्रथम हार्मोन की खोज की। सर्वप्रथम हार्मोन की खोज किसने की थी? स्टार्लिंग एवं विलियम एम बेलिसिस ने, स्टार्लिंग एवं विलियम एम बेलिसिस ने। और इन्होंने कौन से हार्मोन की खोज की थी दोस्तों? बहुत अच्छी बात है ना कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन बोल देते हैं कौन सा है? सिक्रीटिन है दोस्तों। कौन सा है? सिक्रीटिन। कौन सा है? सिक्रीटिन। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रीटिन है। और इस सिक्रीटिन की खोज किसने की थी? स्टार्लिंग व विलियम एम बेलिसिस ने, स्टार्लिंग व विलियम एम बेलिसिस ने। ठीक है, और इस हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्टार्लिंग ने किया था दोस्तों। किसने किया था? स्टार्लिंग ने। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्टार्लिंग ने किया था। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले या सर्वप्रथम शरीर से पृथक हार्मोन, या सीधा बोल देता हूं मैं, सर्वप्रथम पृथक हार्मोन। पृथक शरीर से ही तो होता है, हार्मोन का निर्माण शरीर में होता है, आर्टिफिशियल मेथड से ये जनरेट नहीं होते सामान्यतः। इनका निर्माण कहाँ होता है? शरीर में होता है। या अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी भोज्य पदार्थ के अंदर हार्मोन उपस्थित नहीं होते। ये जल में सामान्यतः घुलनशील होते हैं। ये लिपिड या प्रोटीन प्रवृत्ति के होते हैं, लिपिड प्रवृत्ति के भी होते हैं और प्रोटीन प्रवृत्ति के भी होते हैं। ठीक है, ये है जो हार्मोन है जो रासायनिक रूप से सूक्ष्म मात्रा के अंदर मानव शरीर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, मानव शरीर के अंदर बनते हैं।